जीएसटीआर 9 का आज का हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। अभी तक हमने टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 को अच्छे से समझा कि कौन सी डिटेल किस तरह आपको रिपोर्ट करनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये जितनी भी टेबल्स है ये बेसिकली अभी तक आपने जो टेबल नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जो भी रिपोर्टिंग की है उसी के रिगार्डिंग जो है ये टेबल नंबर 9, 10, 11, 12, 13 है। जो रिपोर्टिंग आपकी टेबल नंबर 4, 5 में नहीं हुई, 6, 7, 8 में आपने नहीं की, वो रिपोर्टिंग आपको यहां पर टेबल नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 में करनी है। टेबल नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो ये बात करती है जो भी आपका टैक्सेस पेड और पेबल है रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाई। टेबल नंबर 10 और 11 बात करती है वो एडजस्टमेंट्स जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में वो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग योर आउटवर्ड सप्लाई जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 30 नवंबर की है, स्पेसिफाइड डेट तक आपने जो एडजस्टमेंट की है वो आपको टेबल नंबर 10 और 11 में रिपोर्ट करनी है। अगर उसकी वजह से आपकी कुछ टैक्स लायबिलिटी अपवर्ड हुई है या डाउनवर्ड हुई है तो ये आपकी रिपोर्टिंग जो है टेबल नंबर 10 और 11 में आप करते हैं। टेबल नंबर 12, 13 में जो है आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है जो आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अवेल नहीं कर पाए आप किसी भी वजह से, और वो आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया, दैट इज अप टू स्पेसिफाइड डेट, तो ऐसे में वो जो है आप टेबल नंबर 12 के तहत रिपोर्ट करते हैं। और टेबल नंबर 13 में आप रिपोर्ट करते हैं जो भी आईटीसी आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है, और अगर कोई रिवर्सल आपने किया है तो वो आप टेबल नंबर 12 में रिपोर्ट करते हैं। और इन्हीं सभी के रिगार्डिंग अगर आपकी जो बेसिकली टेबल नंबर 10 और 11 के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो क्या आपने उसको पे कर दिया है, ये सभी बातें आप टेबल नंबर 14 में रिपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली जो टेबल नंबर 9 में है वो है आपका टैक्सेस पेड, और टेबल नंबर 14 में है जो भी आपने एडजस्टमेंट की है टेबल नंबर 10 और 11 में। इट मींस आपने आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग जो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो टैक्स अगर बनता है तो वो आप टेबल नंबर 14 में रिपोर्ट करते हैं। और टेबल नंबर 12, 13 है आपका आईटीसी रिवर्सल एंड आईटीसी अवेल्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग। अब अगर हम थोड़ा सा केस स्टडी के जरिए इसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली आप जो टेबल 4 में जो रिपोर्टिंग करते हैं रिगार्डिंग योर आउटवर्ड सप्लाई, और उस आउटवर्ड सप्लाई पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, साथ ही इनवर्ड सप्लाई उस पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो वहां पर टेबल 4N जो है इसके अंदर बेसिकली आपकी जो है टोटल वैल्यू आ जाती है जिस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। अब इस टैक्स लायबिलिटी के रिगार्डिंग आपने कितना टैक्स पे किया है वो आपका जो है टेबल नंबर 9 में आपको बताया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडजस्टमेंट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है वो टेबल 4 का पार्ट नहीं बनती। जो एडजस्टमेंट फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग आपका कोई इनवॉइस था लेट से 1 लाख रुपीस का, और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बाद आपको पता चलता है कि यह जो इनवॉइस है इसको गलती से जीएसटी पोर्टल पर जो है लेट से 70,000 रुपीज का जो है रिपोर्ट किया गया था। जीएसटीआर 1 में जब आपने डिटेल अपलोड की तो वहां पर यह इनवॉइस 70,000 रुपीज का अपलोड कर दिया गया, और सेम वे में जीएसटीआर 3B के अंदर भी 70,000 रुपीज के अकॉर्डिंग इसकी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दी गई। लेकिन लेटर ऑन 31 मार्च 23 के बाद आपको पता चलता है ये इनवॉइस तो 1 लाख रुपीज का था। तो इसका मतलब टेबल 4 में जो अमाउंट आपको मिलेगी वो मिलेगी अकॉर्डिंग टू जीएसटीआर 1, और जीएसटीआर 1 के अकॉर्डिंग जो है यह रिपोर्टिंग जो है 70,000 रुपीज की गई है। और इसके रिगार्डिंग आपने जो अपवर्ड एडजस्टमेंट की वो की आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज
फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको जब पता चला तो आपने क्या किया, इस इनवॉइस को जो है अमेंड किया और वहां पर इसको 1 लाख रुपीज का जो है रिपोर्ट किया। तो इट मींस आपने क्या किया, 30,000 रुपीज से अपनी आउटवर्ड सप्लाई को इंक्रीज कर दिया और उस पर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी वो भी आपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की। तो ये जो 30,000 रुपए का डिफरेंस है ये आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है इसको रिपोर्ट किया है। तो ये आपकी टेबल 4 का पार्ट नहीं बनेगा, ये आपकी टेबल नंबर 10 और 11 का पार्ट बनेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली कौन सी टेबल का पार्ट बनेगा, तो टेबल नंबर जो 10 है, जहां पर आप अपनी अपवर्ड एडजस्टमेंट करते हैं, जहां पर आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो वो आपकी जो है टेबल नंबर 10 का पार्ट बनेगी। और अगर ठीक इसके अपोजिट केस हो कि मान लीजिए आपका जो इनवॉइस था वो था 1 लाख रुपीज का, लेकिन आपने गलती से क्या किया, उसको अपलोड कर दिया लेट्स से 1,20,000 रुपीज का, और बाद में आपको पता चलता है कि 20,000 रुपए का जो है आपने एक्सेस आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट कर दिया और उस पर जो भी टैक्स लायबिलिटी थी वो भी आपने पे कर दी। तो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या किया, इस इनवॉइस को अमेंड किया और 1 लाख रुपीज से इसको रिपोर्ट किया। तो इट मींस आपने डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की रिगार्डिंग 20,000 रुपीज। तो ऐसे में 20,000 रुपीज के रिगार्डिंग जो आपकी टैक्स लायबिलिटी थी वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो उसको आप रिपोर्ट करेंगे टेबल नंबर 11 के अंदर। सप्लाईज टैक्स रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट्स, दैट इज माइनस नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स, यहां पर बात की गई है नेट ऑफ डेबिट नोट्स की। तो ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट्स टेबल 4 का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि टेबल 4 का पार्ट बनती है जीएसटीआर 1, जो आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में फाइल की होंगी, उसके अकॉर्डिंग टेबल 4 के अंदर वो रिपोर्टिंग आपको दी जाती है। अब हमारा काम है कि हमें क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग अपनी सही सप्लाई को रिपोर्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सही सप्लाई होगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, वो आपको जो है टेबल 4 और प्लस माइनस जो भी आपकी टेबल 10 एंड 11, ये जो आपकी अमाउंट होगी ये आपकी सही आउटवर्ड सप्लाई, उस पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो अकॉर्डिंग टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो टेबल नंबर 10 और 11 के अंदर आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है वो आपको यहां पर दिखाई देंगी, जो आप रिपोर्ट करेंगे टेबल नंबर 10 और 11 में। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टेबल नंबर 9 को देखते हैं, टेबल नंबर 9 है जहां पर आपने जीएसटीआर 3B के जरिए जो टैक्स पे किया है, जीएसटीआर 3B के जरिए जो भी टैक्सेस पे की है वो आपकी टेबल नंबर 9 में आपको दिखाई देते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक बार टेबल नंबर 9 जो है यहां पर दिखा देता हूं। टेबल नंबर 9 जो है कुछ इस तरह है, डिटेल ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो आपने रिटर्न्स फाइल की है उसमें आपने जो टैक्सेस पे की है उसकी आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग मिल जाती है। अब यहाँ पर एक कॉलम है आपका टैक्स पेबल का, कि आपका टैक्स बनता कितना था, और एक कॉलम है जो आपने टैक्स पे किया। अब ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो पार्ट है, ये ऑटोफिल्ड पार्ट है, ये नॉन एडिटेबल है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। और ये जो पार्ट है ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई पर हो या फिर इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो। तो बेसिकली आप इसको जो है टेबल 4N से जो है आप चेक कर सकते हैं। टेबल 4N में जो आपकी लायबिलिटी होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो टेबल नंबर 4N के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपकी टोटल लायबिलिटी, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग है या फिर इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के रिगार्डिंग है। तो यहां पर आप देखेंगे टेबल नंबर 4N है, सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड। तो यहां पर जो है इंक्लूडिंग जो आपकी इनवर्ड सप्लाई है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर आपको मिल जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे आईजीएसटी की जो लायबिलिटी है 26,08,112 और 34,75,856। तो यही अमाउंट जो है आपको टेबल नंबर 9 के अंदर जो है दिखाई देगी। अब
एक बात जो आपको समझ में आती है कि टेबल नंबर 9 में यह जो अमाउंट है ये जो है आपका 4n से जो है कैप्चर की गई है, और 4n में वो एडजस्टमेंट जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है वो कवर नहीं होती है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट ईयर में जो एडजस्टमेंट्स की गई है उस पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो टेबल 14 में उसकी रिपोर्टिंग होगी, और यहां पर जो टेबल नंबर 9 में जो रिपोर्टिंग है वो आपकी वो सप्लाईज है जो आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग उनकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो यहाँ पर रिपोर्ट की जाएगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो रिपोर्टिंग होगी जो आपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट की है और जीएसटीआर 3B के जरिए उसको आपने पे किया है। अब रही बात जो आपने नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट्स की है, पहले तो वो एडजस्टमेंट आप टेबल नंबर 10 और 11 में रिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद टेबल नंबर 14 में आप बताएंगे कि अगर वहां पर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो क्या आपने उसको पे कर दिया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में या नहीं किया है। तो अगर आपने पे कर दिया है तो वहां पर आप रिपोर्ट करेंगे, अगर आपने पे नहीं किया है तो आप डीआरसी 03 के जरिए जो है उसको पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टेबल है वो है टेबल नंबर 10 और 11। टेबल नंबर 10 और 11 जैसा मैंने आपको बताया कि आप जो भी एडजस्टमेंट करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होती है। अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि लेट से मान लेते हैं हमारी जो सेल है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 वो है 90 लाख रुपीस की। इस 90 लाख रुपीस में से 85 लाख रुपीस हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट कर दिया है। तो ये ऐसे में ये आपकी जो है टेबल 4 के अंदर आपकी रिपोर्ट हो जाती है। 2 लाख रुपीस की ऐसी सप्लाई है जो हमने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की है और उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो पे कर दी है। तो ऐसे में वो आपकी जो है टेबल 10 का पार्ट बन जाती है। और 3 लाख रुपीस की ऐसी सप्लाई है जिसको हमने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं किया है। जब हम जीएसटीआर 9 को फाइल करने जा रहे हैं उस टाइम हमें पता चला कि हमारी यह लायबिलिटी ऐसी है जिस पर हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया है और इसका टैक्स भी हमने पे नहीं किया है। तो ऐसे में ये जो सप्लाई है ये आप कहाँ रिपोर्ट करेंगे, टेबल 4 में रिपोर्ट करेंगे, टेबल 10 में रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि वो लायबिलिटी जो आपने अभी तक कहीं रिपोर्ट नहीं की है, जिसका आपने टैक्स पे नहीं किया है, उसको आप टेबल 4 में रिपोर्ट करेंगे और डीआरसी 03 के जरिए उसका टैक्स पे करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, टेबल 10 में वही रिपोर्टिंग की जाएगी जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B के जरिए जिसको आपने रिपोर्ट किया है और जिसकी लायबिलिटी आपने पे की है। तो ऐसे में वो लायबिलिटी वो सप्लाई जो आपने रिपोर्ट ही नहीं की है ना करंट फाइनेंशियल ईयर में ना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसको आप जो है टेबल 4 के अंदर रिपोर्ट करेंगे और डीआरसी 03 के जरिए उसकी टैक्स लायबिलिटी आप डिस्चार्ज करेंगे। और जिसको आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने पे किया है तो ऐसे में वो टेबल 10 में रिपोर्ट करेंगे और उसकी लायबिलिटी अगर आपने डीआरसी 03 से पे की हो या फिर अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर से की हो या फिर आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से की हो, वो आप टेबल 10 में रिपोर्ट करेंगे। तो सीधा सा सिस्टम ये है कि फाइनेंशियल ईयर की सप्लाई के रिगार्डिंग अगर आपने फाइनेंशियल ईयर में ही रिपोर्टिंग की है वो आपका टेबल 4 का पार्ट बनेगी। फाइनेंशियल ईयर की सप्लाई आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका आपने टैक्स पे किया है, चाहे वो टैक्स डीआरसी 03 के जरिए पे किया है, चाहे वो टैक्स आपने आईटीसी यूज करते हुए पे किया है, चाहे वो आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए पे किया है, अगर आपने वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न्स के अंदर आपने रिपोर्ट किया है तो वो आप टेबल 10 में जो है रिपोर्ट करेंगे। और अगर आपने उसको ना ही करंट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया है ना ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया है, उसको आप जो है जीएसटीआर 9 फाइल करते हुए टेबल नंबर 4 के अंदर रिपोर्ट करेंगे और डीआरसी 03 के जरिए उसका जो है टैक्स पे करेंगे। तो यहां पर सीधा सा मतलब यह है कि अब कौन सी सप्लाई आपको रिपोर्ट करनी है, वो सप्लाई जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की है
और अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। तो ऐसे में ध्यान रखें कि स्पेसिफाइड पीरियड जो है आपका 30 नवंबर है, तो 30 नवंबर तक आपने जितनी भी सप्लाईज को रिपोर्ट कर दिया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो आप टेबल नंबर 10 और 11 में करेंगे रिपोर्टिंग। टेबल नंबर 10 में अपवर्ड साइड एडजस्टमेंट है, जहां पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और टेबल नंबर 11 में डाउनवर्ड साइड एडजस्टमेंट है, जहां पर अपनी टैक्स लायबिलिटी आप रिड्यूस करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके रिगार्डिंग जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है वो आप रिपोर्ट करेंगे, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आप रिपोर्ट करेंगे, और इन दोनों का जो भी नेट होगा, नेट अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो आप टेबल 14 में बताएंगे कि वो आपने कैसे पे की, मींस आपने पे कर दी है या नहीं पे कर दी, सिर्फ इतना बताना है। उसके बाद टेबल नंबर 12 और 13 दैट इज रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने 22-23 में अवेल किया, लेकिन आपने 23-24 के अंदर उसको रिवर्स किया, तो वो आप यहां पर रिपोर्ट करेंगे। हालांकि ये जो टेबल है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। 22-23 के लिए इस टेबल को ऑप्शनल रखा गया है। तो यहां पर आपको रिपोर्टिंग क्या करनी है, वो आईटीसी जो आपने रिवर्स किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ध्यान रखें टेबल नंबर 7 जो है, टेबल नंबर 7 के अंदर वो रिवर्सल है जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में किया है, और टेबल नंबर 12 के अंदर वो रिवर्सल है जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर अगर आपने कोई आईटीसी अवेल किया, बाद में आपने उसको 23-24 के अंदर रिवर्स किया है, तो वो आप टेबल नंबर 12 में रिपोर्ट करेंगे। हालांकि ये जो टेबल है ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल नंबर 13 आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 का वो आईटीसी जो आपने 23-24 के अंदर अवेल किया। तो 30 नवंबर तक आपके पास टाइम लिमिट थी, आपने अगर कोई आईटीसी मिस कर दिया था रिगार्डिंग 22-23 वो आप क्लेम कर सकते थे, अवेल कर सकते थे। तो ऐसा आईटीसी जो 22-23 का आपने अवेल किया अप टू 30 नवंबर 23, वो आप यहां पर रिपोर्ट करेंगे। अगेन ये टेबल भी आपके लिए क्या है, ऑप्शनल है। हालांकि इसकी रिपोर्टिंग अगर मैं बात करूं टेबल नंबर 8C, टेबल नंबर 8 में हमने देखा था कि आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाईज received during the financial year but availed in the next financial year up to specified period। तो सेम इंफॉर्मेशन आपसे यहां पर भी ली गई है, यहां पर ये ऑप्शनल नहीं है, यहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, क्योंकि यहां पर आप उसको 2A से कंपेयर कर रहे हैं, और 2A में अगर कोई आईटीसी ऐसा है जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके सप्लायर ने एडजस्ट किया है, तो वो आपका 2A में जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही रिफ्लेक्ट होगा। मतलब कि मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिगार्डिंग आपका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट था, लेकिन उसकी रिटर्न जो है आपके सप्लायर ने अपनी जो GSTR1 है वो 23-24 के अंदर फाइल की। तो ऐसे में आपने क्या किया होगा, GSTR2B के बेसिस पर इस आईटीसी को कब अवेल किया होगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आप अवेल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके GSTR2B में वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो आपने क्या किया, उस टाइम उसको छोड़ दिया, और 23-24 में जब आपके सप्लायर ने उसको रिपोर्ट किया तो आपने उसको अवेल कर लिया। अब होगा क्या, GSTR 2A के अंदर तो ये जो है आपको 2A के अंदर तो जो है आपको यहां पर A पार्ट के अंदर दिखाई देगा इस कॉलम में, क्योंकि 2A जो है वो आपकी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर ही अपडेट होती है। अगर किसी सप्लायर ने लेटर ऑन किसी सप्लाई को रिपोर्ट किया अप टू 30 नवंबर 30 नवंबर तक, तो आपकी 22-23 की GSTR 2A में ही अपडेट की जाएगी। तो इसका मतलब 2A में यहां जो इंफॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, अप टू 30 नवंबर 2023। और रिसेंटली आप देखेंगे डेटा को अपडेट भी किया गया है जीएसटी पोर्टल पर, 30 नवंबर 2023 तक की सप्लाईज को जो है यहां पर GSTR 2A के अंदर जो है अपडेट कर दिया गया है। इसका मतलब यहां पर जो आपका जो ये आईटीसी होगा जो आपका GSTR 3B के बेसिस पर है, ये कौन सा होगा, जो आपने उस फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया। तो आपने ये जो अवेल किया ये अवेल किया 23-24 में, इसका मतलब ये यहां पर नहीं आ रहा होगा। तो इस डिफरेंस को मैच करने के लिए यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि जो आपने नेक्स्ट
फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है उसको आप यहाँ रिपोर्ट कर दे। और सेम रिपोर्टिंग आपको जो है टेबल नंबर 13 के अंदर करनी है। हालांकि टेबल नंबर 13 जो है आपकी क्या है, ऑप्शनल है, उसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल नंबर 13 के रिगार्डिंग क्लियरली कहा गया है कि फॉर टेबल नंबर 13 for financial year 22-23 the registered person shall have an option to not fill this table। और सेम टेबल 12 के रिगार्डिंग कहा गया है रिवर्सल जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या किया है 22-23 the registered person shall have an option to not fill this table। और रिपोर्टिंग क्या करनी है आपको टेबल नंबर 12 में, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the month of April 23 to October 23 that is filed up to 30th November। तो यहां पर जो है GSTR 3B की जो टेबल 4B है, टेबल 4B को आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली जहां पर आप रिवर्सल करते हैं टेबल 4B के अंदर, उस टेबल को आप यूज करते हुए टेबल नंबर 12 को फिल कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता रहा हूं ये टेबल ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। टेबल नंबर 13 में वो आईटीसी है जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है, तो इसके लिए जो है आप टेबल 4A को यूज कर सकते हैं। हालांकि टेबल 4A के अंदर ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं होता है कि आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का अवेल किया है या करंट फाइनेंशियल ईयर का अवेल किया है, तो वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बनानी होगी, तभी आप पता लगा पाएंगे कि कितना आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अवेल किया है। तो अगेन यहाँ पर जो है 4A टेबल को आप यूज कर सकते हैं GSTR 3B की, और ये जो टेबल है ये ऑप्शनल है। टेबल नंबर 10 and 11 for financial year 22-23 details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in table 9A 9B and 9C। तो आपको GSTR 1 की टेबल नंबर 9A 9B 9C को आप रेफर कर सकते हैं जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फिल किए हैं। Form GSTR 1 April 23 to October 23 filed up to 30th November 23 shall be declared here। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेबल नंबर 10-11 जो है आपकी वो एडजस्टमेंट्स है जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपनी रिटर्न्स के अंदर की है। अब बात करें टेबल नंबर 14 की, तो टेबल नंबर 14 में बेसिकली जो टेबल नंबर 10 और 11 की एडजस्टमेंट आपने की उसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वो आपको बतानी है कि वो आपने पे कर दी है या नहीं कर दी। तो डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10 एंड 11। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं तो टेबल नंबर 10 में मान लेते हैं आपने 10 लाख रुपए की सप्लाई को रिपोर्ट किया जिस पर आपको की जो है 1 लाख रुपए की IGST की लायबिलिटी थी। टेबल नंबर 11 में आपने जो है लेट से 2 लाख रुपए की आउटवर्ड सप्लाईज को रिड्यूस किया और उस पर जो है आपकी 20,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। इट मींस आपका नेट ऑफ जो है 80,000 रुपीज की टैक्स लायबिलिटी बनती है जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे की है। उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल नंबर 14 के अंदर रिपोर्ट करेंगे। तो पेबल यहाँ पर आपका 80,000 रुपीज रहेगा और उसको आपने पे कर दिया है तो वो आपको जो है यहाँ पर अगेन 80,000 रुपीज आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ये ध्यान रखें, चाहे आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए पे किया है, चाहे आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के जरिए पे किया है, दोनों ही सिचुएशन में सिर्फ आपको ये रिपोर्ट करना है कि क्या आपने उसको पे कर दिया या नहीं कर दिया, कितनी अमाउंट आपने पे की है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो आप यहाँ पर डालेंगे जो आपकी पेबल बनती है और जितना आपने पे किया है। तो ये बेसिकली टेबल नंबर 14 है। ध्यान रखें ये वो टैक्स है जो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया है, ये टेबल नंबर 9 का पार्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली अपनी जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो आपने जो करंट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की है और दूसरा आपने जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की है। करंट फाइनेंशियल ईयर आपकी टेबल 4 का पार्ट बनेगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपकी टेबल नंबर 10-11 का पार्ट बनेगी। टेबल नंबर 4 के रिगार्डिंग जो आपने टैक्स पे किया है वो आप टेबल नंबर 9 में रिपोर्ट करेंगे और टेबल नंबर 10 और 11 के रिगार्डिंग जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आप टेबल नंबर 14 में जो है आप उसको रिपोर्ट करेंगे। और रही बात जो आपने अभी तक रिपोर्ट ही नहीं की है, नॉट रिपोर्टेड टिल डेट, दैट इज अप टू रिटर्न GSTR 9 फाइलिंग, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसको टेबल 4 के अंदर रिपोर्ट करेंगे और DRC 03 के जरिए उसको आप जो है पे करेंगे।
तो ध्यान रखें, ये जो आपने रिपोर्ट नहीं किया है ये किसी भी टेबल 9 और 14 का पार्ट नहीं बनेगा। इसकी रिपोर्टिंग आप टेबल नंबर 4 में करेंगे और DRC 03 के जरिए इसको क्या करेंगे, आप पे कर देंगे। तो टेबल नंबर 14 के बाद हमारी जो नेक्स्ट टेबल है दैट इज टेबल नंबर 15। 15 के अंदर बेसिकली आपको जो रिफंड्स के रिगार्डिंग आपकी जो डिटेल्स है वो आपको बतानी है। कितना टोटल रिफंड आपने क्लेम किया है, कितना टोटल रिफंड आपका सैंक्शन हुआ है, कितना रिफंड आपका रिजेक्ट हुआ है, और किसी तरह की कोई जीएसटी की लायबिलिटी है जो आपसे डिमांड की गई है बाय द डिपार्टमेंट, तो ऐसे में वो आपको बताना है कि कितनी आपकी टैक्सेस की डिमांड है, कितनी आपने पे की है, कितनी आपकी आउटस्टैंडिंग है। और ये जो टेबल नंबर 15 है ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन टू नॉट फिल दिस टेबल। इस टेबल को आप चाहे तो फिल ना करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आपसे बेसिकली बातें पूछी गई है, दो बातें पूछी गई है, रिफंड के रिगार्डिंग और जो आपके अगेंस्ट डिमांड क्रिएट की है डिपार्टमेंट ने, वो दो बातें, वो आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है या फिर आप रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको क्या है, स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेबल नंबर 16। टेबल नंबर 16 में आपसे डिटेल मांगी गई है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कितनी ऐसी सप्लाई आपने रिसीव की जो आपने कंपोजिशन टैक्स पेयर से रिसीव की, या फिर डीम्ड सप्लाई बाय जॉब वर्कर। जो जॉब वर्कर होता है जब वो जॉब वर्क के लिए किसी गुड्स को सेंड करता है तो ऐसे में जो प्रिंसिपल जो गुड्स को सेंड करता है जॉब वर्कर को, तो एक सर्टेन पीरियड के अंदर वो गुड्स जो है वापस प्रिंसिपल के पास आ जानी चाहिए। अगर उस सर्टेन पीरियड के अंदर वो गुड्स प्रिंसिपल के पास वापस नहीं आ पाती है तो उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद वो सप्लाई मान ली जाती है। तो ऐसे में अगर कोई डीम्ड सप्लाई है तो वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, बहुत बार ऐसा होता है आप गुड्स को इस कंडीशन पर भेजते हैं कि अगर वो अप्रूव होती है तो ही उसको सेल किया जाएगा, अदरवाइज वो वापस आपके पास आ जाती है। तो अगेन यहाँ पर 180 डेज का कुछ टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर वो गुड्स आपके पास आ जाती है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता। अगर 180 डेज के अंदर उसकी अप्रूवल नहीं आती है तो ऐसे में यह मान लिया जाता है आपने उन गुड्स को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। तो ऐसे में वो भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है टेबल नंबर 16 के अंदर। Aggregate value of supplies received from composition taxpayers shall be declared here। तो GSTR 3 भी जब आप फाइल करते हैं तो टेबल नंबर 5 के अंदर आप ऐसी ही कोई रिपोर्टिंग करते हैं कि कितना गुड्स आपने जो है, कितनी सप्लाई आपने कंपोजिशन टैक्स पेयर से रिसीव की है। मे बी यूज्ड फॉर फाइलिंग ऑफ दिस डिटेल्स 22-23 के लिए यह जो ऑप्शन है, यह जो इंफॉर्मेशन है यह आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फिल ना करें। The registered person shall have an option to not fill this table। Again, aggregate value of all deemed supplies from the principal to the job worker in terms of subsection 3 and subsection 4 of section 143 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये जो टेबल है ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप इस इंफॉर्मेशन को चाहे तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। तो अगेन जो भी डीम्ड सप्लाई है, प्रिंसिपल जब अपनी गुड्स को सेंड करता है जॉब वर्क के लिए जॉब वर्कर को, तो सर्टेन पीरियड के अंदर वो गुड्स वापस आ जानी चाहिए। तो गुड्स अगर वापस नहीं आती है तो ऐसे में वो डीम्ड सप्लाई मान ली जाती है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल डीम्ड सप्लाईज फॉर गुड्स व्हिच वर सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस but were not returned to the principal supplier within 180 days of such supply shall be declared here। Financial year 22-23 the registered person shall have an option to not fill this table। तो अगेन टेबल नंबर 16 जो है आपकी पूरी तरह ऑप्शनल है, टेबल नंबर 15 भी आपके लिए पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो डिटेल्स अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो कंपोजिशन टैक्स पेयर से तो सिर्फ आपको वैल्यू रिपोर्ट करनी है, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स पेयर आपसे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करता है। तो ऐसे में कोई भी IGST CGST सेस की बात नहीं होगी। डीम्ड सप्लाई जब जॉब वर्कर के केस में मान ली जाती है तो ऐसे में उसकी टैक्सेबल वैल्यू, कितना टैक्स रहेगा वो आपको रिपोर्ट करना है। अगेन गुड्स आपने अप्रूवल बेसिस पर सेंड की है तो 180 डेज का पीरियड अगर एक्सपायर हो जाता है तो डीम्ड सप्लाई मान ली जाएगी। ऐसे में आपको टैक्सेबल वैल्यू IGST CGST SGST जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है वो आप यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है टेबल नंबर 17। अगेन एक इंपॉर्टेंट टेबल है रिगार्डिंग HSN रिपोर्टिंग, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो जो बेसिकली आप GSTR 1 जब आप फाइल करते हैं तो ऐसे में आपको जो है HSN की रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे में आप 4 डिजिट HSN कोड जो है रिपोर्ट करते हैं। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप 6 डिजिट HSN कोड जो है रिपोर्ट करते हैं।
यहाँ पर टेबल नंबर 17 अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनलिटी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ध्यान रखें टेबल नंबर 17 आपकी आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग, आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग जो आपको एचएसएन रिपोर्टिंग करनी होती है जीएसटीआर 1 में, वही रिपोर्टिंग आपको यहाँ पर जीएसटीआर 9 में भी करनी है। हालांकि यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 onwards it shall be mandatory to report HSN code at 6-digit level for taxpayer having annual turnover in the preceding financial year above rupees 5 crore and at 4-digit level for all B2B supplies for taxpayer having annual turnover in the preceding financial year up to 5 crores। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक बात जो यहाँ पर कही गई है कि अगर गुड्स के रिगार्डिंग आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आपको यूनिक क्वांटिटी कोड भी रिपोर्ट करना है, लेकिन अगर आप सर्विसेज के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे में यूक्यूसी की रिपोर्टिंग जरूरी नहीं है, क्योंकि सर्विसेज के केस में कोई क्वांटिटी होती ही नहीं है। तो ऐसे में आपको यूक्यूसी भी जो है वो रिपोर्ट नहीं करना है। यूक्यूसी डिटेल्स टू बी फर्निश्ड ओनली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, क्वांटिटी इज टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ रिटर्न्स। ये अगेन आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सेल रिटर्न हुई है, कोई गुड्स आपके पास वापस आ गई है, तो ऐसे में उसको आप नेट ऑफ रिटर्न्स मींस आपने गुड्स सप्लाई की 100 क्वांटिटी, उसमें से 3 गुड्स जो रिटर्न हो गई है, 97 क्वांटिटी आपने जो है नेट सप्लाई की है, तो ये आप नेट 97 क्वांटिटी को ही रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि एचएसएन के अंदर नेगेटिव फिगर्स को आप रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल केस मैं आपको बता देता हूं जो मैंने देखा है कि काफी सारी दिक्कत लोगों को आई। कैसे आई कि लेट्स से मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर कोई गुड्स उन्होंने सप्लाई किया, लेट्स से उसका एचएसएन कोड था 123, और हुआ क्या 22-23 के अंदर इस एचएसएन कोड की कोई सेल ही नहीं हुई, और एक सेल रिटर्न हो गई कि कोई सेल हमने की थी 21-22 में, और वो यहाँ पर 22-23 के अंदर क्या हो गया, वो रिटर्न हो गई, वो हमें वापस मिल गई। तो ऐसे में अब माइनस फिगर जो है एचएसएन कोड की जो है आप अगर टेबल नंबर 17 में रिपोर्ट करेंगे तो वो आपको जो है नहीं करने देगा। तो इस केस में क्या करें, इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उस एचएसएन की और कोई सप्लाई नहीं है, सिर्फ नेगेटिव फिगर है, तो आप उसको इग्नोर करेंगे, आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। एचएसएन वाइज समरी जो है आउटवर्ड सप्लाई की आपको रिपोर्ट करनी है। गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए आप रिपोर्टिंग करेंगे। गुड्स के रिगार्डिंग जो है आप यूक्यूसी जो है रिपोर्टिंग करेंगे, सर्विसेज के लिए आप यूक्यूसी रिपोर्टिंग जो है इग्नोर करेंगे। यहाँ पर टेबल नंबर 17 कुछ इस तरह की रहेगी जहां पर आपको एचएसएन कोड, यूनिक क्वांटिटी कोड, टोटल क्वांटिटी दैट इज नेट ऑफ रिटर्न्स आपको रिपोर्ट करनी है, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस, ये आपको रिपोर्टिंग करनी है। और इनवर्ड सप्लाईज के रिगार्डिंग टेबल नंबर जो आपकी 18 है, जहां पर आपने गुड्स जो रिसीव की है उसके रिगार्डिंग आपको एचएसएन समरी रिपोर्ट करनी है। तो वो ध्यान रखें, इनवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग जो आपकी टेबल 18 है ये ऑप्शनल है, इसको आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 द रजिस्टर्ड पर्सन शैल हैव एन ऑप्शन नॉट टू फिल टेबल नंबर 18। टेबल नंबर 18 है आपकी जो पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब रही बात जीएसटीआर 9 के अंदर जो टेबल नंबर 17 एचएसएन कोड की रिपोर्टिंग है, वो आप जीएसटीआर 1 के अंदर जो टेबल नंबर 12 आप फिल करते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, अभी तक ऐसा कोई ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन टेबल नंबर 17 में नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो आपकी जीएसटीआर 1 के अंदर आपने जो रिपोर्टिंग की है उसके जरिए आप जो है इसको यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर टेबल नंबर 12 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 may be used for filing of details in table number 17. It may be noted that the summary details are required to be declared only for those inward supplies which in value independently account for 10% or more of the total value of inward supplies. तो inward supplies basically टेबल 18 का पार्ट है। तो टेबल 18 में कहा गया है कि वो इनवर्ट सप्लाई जो आपकी टोटल इनवर्ट सप्लाई का 10% या उससे ज्यादा की वेटेज रखता है उसको आप रिपोर्ट करेंगे। तो लेट्स से टेबल नंबर 18 की अगर हम बात करें तो मेरी जो टोटल इनवर्ट सप्लाई है मान लेते हैं वो 90 लाख रुपीस की है। तो उसमें जो है मान लेते हैं 6 प्रोडक्ट हैं A B C D E F, तो ये 6 तरह की गुड्स है। तो जो भी गुड्स
इस टोटल वैल्यू का 10% से ज्यादा वेटेज रखती होगी। मान लेते हैं ए की जो इनवर्ट सप्लाई है वो 3 लाख रुपीज की है, जो बी की सप्लाई है वो 32 लाख रुपीज की है, सी की जो सप्लाई है वो 10 लाख रुपीज की है, डी की जो सप्लाई है वो 5 लाख रुपीज की है। तो इस तरह जो बेसिकली मान लेते हैं 20 लाख रुपीज की है और 10 लाख रुपीज की है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो 10% से ज्यादा की जो वेटेज रखता है, तो यहाँ पर बी, सी, ई और एफ ये आप रिपोर्ट करेंगे। ए और डी को जो है आप स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मैंडेटरी जिसके लिए कहा गया है वो है मोर देन 10% की जो वेटेज रखता है। हालांकि टेबल नंबर 18 पूरी की पूरी जो है अभी के लिए आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और लास्ट हमारी जो टेबल आती है दैट इज टेबल नंबर 19, जिसमें आपको क्या करना है, लेट फीस जो आपकी रिगार्डिंग जीएसटीआर 9 है, तो ये जब आप लेट जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं तो ऐसे में जो है आपको जो है पेबल और पेड जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्ट करनी है। अभी के लिए इस टेबल को आप देखेंगे, ये टेबल आपके लिए डिसेबल होगी, तो ऐसे में आपको जो है इस टेबल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी है अगर आप विद इन ड्यू डेट अपनी जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं। तो ये थी बेसिकली, अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 9 की जितनी भी टेबल्स हैं उनका एक ओवरव्यू था। इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाउट्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकली कैसे जीएसटीआर 9 9C हम फाइल करेंगे उसको भी जो है प्रैक्टिकली देखेंगे एक वर्कशॉप के जरिए।